महानायक काशीराम साहब की जयंती है 87वीं ग्रेट बर्थ एनिवर्सरी। मैं सबसे पहले तो अपने सभी सहकारी भाइयों का जो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को कामयाब करने के लिए अपने आप को तैयार करने में दृढ़ संकल्प होकर के लगे हुए हैं, मैं उनको सभी को मुबारकबाद देता हूं और खास तौर के जो आज धीमंत सुंदरपाल सिंह जी ने जो अपनी हमें जानकारी दी साहब काशीराम जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर, ये बहुत सारी चीजें जो हर स्थान से उन्होंने कोट किया। हालांकि उन्होंने मेरठ के बारे में ज्यादा नहीं बताया है, तो हो सकता है कि कम आना जाना रहा हो मेरठ में साहब काशीराम जी का। तो मैं उनको और विशेष तौर पर मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमको बहुत ही, क्योंकि ऐसी जानकारियां कम मिलती हैं जो हर जगह की जानकारी किसी के पास हो। तो मैं अभी मेरे हम लोग 20 मिनट के करीब 22 मिनट के करीब पूरे हमारे खर्च हो गए हैं। तो मैं अपने उसी हिसाब से इस आज के जो सब्जेक्ट है, कास्ट इज डेंजरस वायरस एंड थिंकिंग स्किल इज द पोटेंशियल फॉर ऑफ एंटीवायरस। तो हालांकि हम लोग पिछले 2 दिनों से इस थिंकिंग स्किल के ऊपर काफी कुछ चर्चा करते आ रहे हैं कि ये थिंकिंग स्किल का क्या दुष्परिणाम हुआ, इसके न होने से स्लेवरी कल्चर में हम चले गए, और इधर ये जो इसका इनिशिएशन जो हुआ थिंकिंग स्किल का, तो उसमें भारत के यशस्वी महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इसका इनिशिएशन किया। बाद में ज्योतिबा फुले, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, प्रोफेसर जॉन डिवे, महानायक काशीराम जी जैसे अनेक महापुरुषों ने इसके लिए हम लोगों का मार्ग प्रशस्त किया और ये बताया कि थिंकिंग इज द जस्ट लाइक द ब्रीथिंग ऑफ टू इम्यूनाइज इंडिविजुअल्स एज वेल एज अम्बेडकरिज्म। तो ये चीज अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ जो इसके टूल्स हैं, जो इसके उपकरण हैं, जो बहुत ही आवश्यक हैं किसी थिंकिंग स्किल के लिए, तो उन पर हम चर्चा करेंगे कि ये टूल्स, व्हाट आर टूल्स, और इनकी क्यों हमें इस्तेमाल करने के लिए जरूरत है, और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, हाउ द थिंकिंग स्किल इज यूटिलाइज्ड। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ बात आपके सामने रखूं, मैं चाहूंगा कि जिन्होंने इस थिंकिंग स्किल के बारे में हमको आज के 21वीं शताब्दी में जो अपडेट किया है, जो इसकी जानकारी हमको मिली है, तो वो एनके शकी कौन आया है? तो उसको जानने अभी जरूरी है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसके माध्यम से ये हमें थिंकिंग स्किल का, तो आप लोग हम लोग सभी थोड़ा सा जान चुके हैं, सुन चुके हैं कि डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, जो 19 मई 1933 में जिनका जन्म होता है, और उसके बाद उन्होंने इस थिंकिंग स्किल के ऊपर जो कारनामे किए हैं, जो कार्य किए हैं, वो आज उसकी बदौलत ग्लोबल गुरु कहलाते हैं, माइंड गुरु कहे जाते हैं। और अभी 2005 में ही उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ही इज नोबेल विनर, नोबेल प्राइज विनर। और वर्तमान में आपको जानकर के बहुत ही प्रसन्नता होगी कि वो प्रेजेंटली यूएई में एम्बेसडर हैं, और उनके द्वारा
बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि ही हैज रिटन 63 बुक्स इन 37 लैंग्वेजेस। तो ये थोड़ी सी जानकारी एडवर्ड डी बोनो के बारे में हम लोगों को रहनी चाहिए, क्योंकि उनके बताए हुए सिद्धांतों पे आगे हम अभी चर्चा करने वाले हैं, उनके टूल्स पर। अब जैसा मैंने कहा कि ये टूल्स क्या हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, ये जो थिंकिंग है, थिंकिंग इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस ऑपरेट्स अपॉन experience of a man for a purpose, specific purpose to solve the problem। ये एडवर्ड डी बोनो की बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही मीनिंगफुल डेफिनेशन है कि ये जो थिंकिंग है एक तरीके से शल्य चिकित्सा है। जैसे एक ऑपरेशन में जो जो एक उसकी योग्यता का प्रदर्शन होता है, उसी तरीके से थिंकिंग का हम कह सकते हैं कि इट्स ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस ऑपरेट्स। जो हमारे पास बुद्धि है, वो हमारे अनुभवों के ऊपर अपना ऑपरेशन करती है, अनुभवों का, और एक खास पर्पज के लिए, खास उद्देश्य के लिए, जिससे कि वो जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। और दूसरा, ये थिंकिंग स्किल क्या है, तो इसके बारे में कहा गया है कि उनका ही कोटेशन है कि थिंकिंग स्किल इज द रूट ऑफ ऑल एक्शंस, रिएक्शंस, इंटरेक्शंस, सक्सेसेस एंड फेल्योर्स। ये भी डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो साहब ही का कथन है कि ये हर एक्शन का, हर रिएक्शन का, हर इंटरेक्शन का, सक्सेस का और फेल्योर का, सबका ये रूट है थिंकिंग स्किल। ये थिंकिंग ही है जो ये सारी चीजें जब भी होती हैं तो उसकी जड़ में थिंकिंग होती है। अब मैंने जैसा कहा कि इसकी जरूरत क्यों है, तो जरूरत इसलिए है कि थिंकिंग स्किल इज द चैलेंज और नेसेसिटी ऑफ 21st सेंचुरी। आज के टाइम में 21वीं शताब्दी में थिंकिंग स्किल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक ही नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह है। दूसरा, थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल, इट इज एन अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। ये भी डॉक्टर डिवोनो का ही कथन है। वो कहते हैं मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द अर्थ इज थिंकिंग स्किल। इसलिए ये थिंकिंग स्किल अब आप हम सब सकते हैं कि कैसे हमारे लिए। और भी आगे एक और उनका ही ये कथन है, वो कहते हैं कि थिंकिंग सेपरेट्स क्या, ईगो फ्रॉम परफॉर्मेंस, इमोशंस फ्रॉम लॉजिक। यानी जो लॉजिक इमोशंस के ऊपर हावी होते हैं, तो उसको इमोशंस से बचाने का, इमोशन को लॉजिक को सेपरेट करने का अगर कोई टूल है तो वो थिंकिंग स्किल है। इसी तरह से क्रिएटिविटी फ्रॉम इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये थिंकिंग ही है जो क्रिएटिविटी को सेपरेट करती है इंफॉर्मेशन से। और इससे भी ज्यादा ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नीडेड, कि जैसे कहा गया है, हमारा स्लोगन आज का यही है कि कास्ट इज द डेंजरस वायरस, तो देन थिंकिंग स्किल इज द पोटेंशियल एंटीवायरस, पोटेंशियल एंटीवायरस, एंटीथीसिस। तो इसलिए भी ये थिंकिंग स्किल का टूल। और लास्ट में ये कहा जा सकता है कि बिकॉज इट इज ए बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। थिंकिंग स्किल का टूल सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के हम जब तक कामयाब नहीं कर सकते, जब तक कि हम सोच विचार करने में प्रवीण नहीं है, सोच विचार करने में दक्ष नहीं है, तब तक हम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की अपेक्षा करना, उसको कामयाब बनाना, उसके लिए सक्सेसफुली मूव कर पाना,
ये इम्पॉसिबल सा ही रहेगा अगर हम थिंकिंग स्किल के टूल को नहीं समझ पाए। तो ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखना जरूरी समझी। अब मैं ये कहूंगा कि इसको हम अगर ये जरूरी है तो इसको कैसे हमें प्रयोग में लाना है। तो एडवर्ड डी बोनो जिनके द्वारा ये सारा प्रतिपादित किया गया है मैकेनिज्म, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, 2-3 किताबें मेरे पास भी हैं। तो और आगे जब चर्चा होगी तो इस पे अभी और 2 दिन हम करेंगे तो और बताएंगे, चर्चा करेंगे। इसमें वो कहते हैं कि ये जो थिंकिंग स्किल का टूल है, तो थिंकिंग के दो रास्ते, दो दो प्रोसेस हैं, दो तरीके हैं। एक तो है ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग। ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग क्या है? इट इज थिंकिंग अंडर द कंसेप्ट आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, and blind faith in the concept without having scientific attitude is called traditional thinking. Or acceptance without logic, without thinking and without arguments are or acceptance after imitation. ये एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है, यानी एक्सेप्टेंस आफ्टर इमिटेशन। किसी से हमने इमिटेट कर लिया, कोई लॉजिक नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, हमने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट थिंकिंग। तो ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है, कोई इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। दूसरा इसका एडवर्ड डी बोनो जो इसका रास्ता बताते हैं वो है नॉन ट्रेडिशनल वे, और वो है थिंकिंग विद साइंटिफिक अप्रोच और थिंकिंग विद एक्स्ट्रा लॉजिकल इन्फ्लुएंस। ये दो इसके तरीके हैं थिंकिंग के इस टूल को समझने का, उसका प्रयोग करने का। तो ये हमको ध्यान में रखना है। और अब हम ये कह सकते हैं कि ये थिंकिंग टूल क्या है, ये उसी तरीके से है जैसे एक शिल्पकार या कोई कारीगर अपने हुनर का अच्छा परिणाम प्रस्तुत करने के लिए उसके पास उपकरण होने चाहिए, औजार होने चाहिए, और वो शार्पन होने चाहिए, मुथरे नहीं होने चाहिए, बौथर नहीं होने चाहिए, ब्लंट नहीं होने चाहिए। अगर ब्लंट है तो वो अपनी दक्षता का प्रदर्शन, अपनी हुनर का प्रदर्शन का अच्छा परिणाम नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी दक्षता का अच्छा प्रदर्शन करने हेतु थिंकिंग टूल्स का प्रयोग करना, आना, सीखना, समझना बहुत आवश्यक है। उसे थिंकिंग टूल्स का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये इसको सीखना, इसको लर्न करना, और ये थिंकिंग टूल्स का उसके पास होना, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो जो माइंड गुरु कहे जाते हैं, उनके अनुसार अनेक प्रकार के टूल्स ऑफ थिंकिंग स्किल हैं, अनेक टूल्स ऑफ थिंकिंग स्किल हैं, जिनमें से अभी हम जैसे खास में बता दूं, PMIS, CAF है, C&S है, FIP है, APC है, AGO है, OPB है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन आज हम सिर्फ 2 टूल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और बाकी आगे और भी टूल्स हैं, उनको अगले 2 दिनों तक अभी हमें मौका है इस पर थिंकिंग स्किल टूल्स के ऊपर स्टडी करने का। तो आज का हमारा जो टूल्स है वो PMI है, PMI एंड CAF। PMI का फुल फॉर्म है P से प्लस, M से माइनस और I से इंटरेस्टिंग, और CAF का फुल फॉर्म है कंसीडर ऑल फैक्टर्स। तो ये चीज मैंने आपके सामने रखी। तो इस पर जो हमारे PMI टूल है, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि एडवर्ड डी बोनो अपने, जो उनकी बहुत सारी बुक्स हैं और जो हमको
मानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के माध्यम से जो पढ़ने को मिला है, तो उसी के आधार पर ये बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि ये जो पीएमआई टूल है इज ए crystallization of the open-minded attitude into a tool that can be used deliberately. That can be used deliberately. दूसरा हम कह सकते हैं therefore instead of just deciding whether or not you like an idea, this thinking operation makes an effort to find the good points जिन्हें प्लस कहा जाता है, दी बैड पॉइंट्स जिन्हें माइनस कहा जाता है, और द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जिन्हें इंटरेस्टिंग कहा गया है अबाउट दैट आइडिया। यानी ये जो पीएमआई है ये बेसिक टूल है, सबसे पहला उपकरण है, और उसका ये है कि किसी भी आइडिया को हम डेलिबरेटली क्रिस्टलाइज करने के लिए बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उस विचारित तरीके से, यानी केयरफुल कंसिडरेशन के बाद हम उस आइडिया के बारे में जो हमारे दिमाग में है उसको मतलब ये तय करते हैं कि ये इसमें क्या अच्छे पॉइंट हैं, गुड पॉइंट्स क्या हैं, इसके प्लस पॉइंट, बैड पॉइंट्स क्या हैं इसमें जिन्हें माइनस, और इंटरेस्टेड क्या है, वो मतलब हमारे हितकर उस आइडिया में कौन सा पॉइंट हितकर है, कौन से ये मतलब इसकी परिभाषा में बताया गया है। दूसरा वो कहते हैं द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आर दोज which are neither good nor bad but are worth noticing but are worth noticing। मतलब interesting point are those which are neither good nor bad, न तो वो अच्छे हैं न बुरे हैं लेकिन बहुत वर्थ नोटिसिंग है, मतलब मूल्यवान है, बहुत वैल्यूएबल है। द पीएमआई इज ए वे ऑफ ट्रीटिंग आइडियाज, इसलिए पीएमआई इज ए वे ऑफ ट्रीटिंग आइडियाज, सजेशंस एंड प्रपोजल्स, यानी ये विचारों का, सुझावों का, प्रस्तावों का एक तरीके से मतलब उसका ट्रीटमेंट करने का रास्ता है। द नेचुरल रिएक्शन टू एन आइडिया इज टू लाइक और डिसलाइक, यानी नेचुरल रिएक्शन टू एन आइडिया इज टू लाइक और dislike it, to approve or disapprove that idea, यानी ये इसका नेचुरल रिएक्शन है। If you like an idea, it is very unnatural to look for the negative, समझ रहे हैं ना? If you like an idea, it is very unnatural to look for the negative और माइनस एस्पेक्ट। अगर किसी विचार को हम पसंद कर रहे हैं तो फिर ये मायने नहीं रखता कि वो उसका माइनस पॉइंट क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, अगर हम उसे पसंद कर रहे हैं तो। और इसमें आगे ये है कि इफ यू डिसलाइक एन आइडिया इट इज वेरी अननेचुरल टू लुक फॉर द पॉजिटिव और प्लस एस्पेक्ट, और अगर हम उसको डिसलाइक कर रहे हैं उस विचार को तो फिर ये बिल्कुल अननेचुरल है कि फिर हम ये देखें कि उसमें अगर हम डिसलाइक कर रहे हैं तो फिर ये नहीं देखते कि उसमें पॉजिटिव क्या है, यानी प्लस पॉइंट क्या है। तो इसलिए इट इज इक्वली अननेचुरल टू पिक आउट द मेयरली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एन आइडिया। इसीलिए ये बात भी अननेचुरल है बराबर कि जब हम इंटरेस्टिंग पॉइंट को पिक आउट करते हैं उस विचार से, तो वो भी ये बात अननेचुरल रहती है कि हमें अपना इंटरेस्टिंग पॉइंट एस्पेक्ट देख करके इसको लेना होता है। अब इससे आप समझ रहे होंगे कि ये जो पीएमआई है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज के निर्णय में अगर हम ये जल्दबाजी में कोई मतलब निर्णय ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये एस्पेक्ट हमसे छूट जाते हैं।
इसीलिए कहा गया है कि कोई भी जजमेंट लेते वक्त आपको अपना उसे सस्पेंड करके चलना चाहिए और उस पर पीएमआई टूल लगाना चाहिए। अब इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद फिर इसके जो प्रिंसिपल्स हैं पीएमआई टूल के वो भी आपके सामने रखूंगा कि इसके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये लें, एक है ऑल द सीट्स शुड बी टेकन आउट ऑफ बसेस। अगर किसी बस में सीटें लगी होती हैं, कोई 40 सीटर होती है, कोई 60 सीटर होती है, और एक आइडिया है कि भाई ये सारी सीटें निकाल दी जाएं, तो इसमें हम लोग ये अपना पीएमआई करें कि इसमें प्लस एस्पेक्ट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, इसमें माइनस पॉइंट क्या है और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है। थोड़ी देर के लिए हम सभी विद्वान साथी हैं या सोच सकते हैं कि अगर किसी बस में 60 सीटें हैं और सोचा जाए कि भाई ये सारी सीटें निकाल दी जाए, बगैर सीट की बस ठीक है, तो इसमें हमें क्या माइनस दिखाई देता है, क्या प्लस दिखाई देता है, क्या बैड दिखाई देता है, क्या गुड दिखाई देता है, और क्या हितकर है, इंटरेस्टिंग क्या है। मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर सीटें निकाल दी जाएगी तो इसमें गुड ये है कि बहुत सारे लोग जो सीटें पूरी हो जाती हैं तो अक्सर ड्राइवर मना करने लगते हैं। तो अच्छा, तो एस्पेक्ट ये है, गुड आइडिया ये है कि भाई उसमें ड्राइवर मना नहीं करेगा, जो जितने चाहो उतने उसमें रख लेगा वो। अब ये तो बैठने वालों के ऊपर है कि उनको क्या प्रॉब्लम जाएगी। और दूसरा माइनस पॉइंट इसमें ये है कि जो लोग बैठेंगे उनको कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि बैठने का तो कोई उसमें जगह है नहीं, या तो उसकी उस पर चद्दर के ऊपर बैठेगा या फिर एक दूसरे के साथ टकराएंगे एक दूसरे से, यानी बहुत मतलब उसको इल फील होगा। और इस तरह की ये माइनस पॉइंट भी है। अब इसमें से अगर इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो आदमी सीट न होने के वजह से डिनाई कर दिया गया तो उसके चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। वो सोचेगा कि भाई चलो मुझे इसमें जहाँ जाना था मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, और इस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो मुझे जहाँ जाना था मुझे मतलब उसका एक मेरा इंटरेस्ट पूरा हो गया, अदरवाइज तो इंटरेस्ट किल भी हो सकता था। तो ये इसके जैसे माइनस प्लस इंटरेस्टिंग के एस्पेक्ट को समझने के लिए एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है। दूसरा एक और उदाहरण हम ले सकते हैं एग्जांपल, विंडोज शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ ग्लासेस। आपने देखा है बस हो चाहे फोर व्हीलर हो चाहे, और उनमें ग्लास की विंडोज होती हैं। तो अगर ये कह दिया जाए, मान कहा जाए कि भाई ये जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की विंडो हो जाए तो ज्यादा बेटर है गिलास की जगह पे, तो इसमें भी प्लस पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं, माइनस पॉइंट ढूंढ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर कभी जैसे अक्सर देखा होगा गाड़ियां क्रैश होती हैं एक्सीडेंट्स में, उसमें तो शीशा तोड़ने में दिक्कत जाती है, लेकिन प्लास्टिक की अगर विंडो है तो उसमें मैं समझता हूँ कि किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होगी, कोई भी आदमी। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है। बाकी इसके माइनस प्लस पॉइंट, हम माइनस पॉइंट भी हैं इसमें, प्लस पॉइंट भी हैं, क्योंकि जब इसकी जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की जो विंडो है तो उसमें एक तो वो चीप रहेगी, दूसरा ज्यादा सफोकेशन नहीं होगा। जो जो ट्रांस इसकी जो ग्लास की जो विंडोज होती हैं तो उनके बंद हो जाने पे बहुत बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे। एक और तीसरा मैं एग्जांपल और आपके सामने रखना चाहता हूँ
क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है कि एवरी यंग पर्सन शुड एडॉप्ट ए ओल्ड पर्सन टू केयर फॉर। ये पीएमआई इसमें हम करें तो इसके भी प्लस पॉइंट हैं। एवरी यंग पर्सन शुड एडॉप्ट एन ओल्ड पर्सन टू केयर फॉर। यानी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी सेवा करने के लिए हर आदमी को, हर जवान आदमी को एडॉप्ट करना चाहिए सेवा करने के लिए। तो इसके प्लस पॉइंट हम तलाश सकते हैं, इसके माइनस पॉइंट भी तलाश सकते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर हम उसकी सेवा करने के लिए अपने परिवार में लाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर एक कल्चर पैदा होगा, एक सभ्यता पैदा होगी, और वो सभ्यता कल्चर हमारे जो जनरेशन है उनके वो भी अडॉप्ट करेंगे, उनके ऊपर भी जाएगी। तो न केवल उस ओल्ड पर्सन की सेवा से, उसकी केयर से हमको कुछ मिले न मिले, लेकिन ये हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम जिन जिन अपनी जो हमारे जो अपनी जो बच्चे हैं, जो हमारी जो जनरेशन है, जो छोटे तो वो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे कि हमारे परिवार में ये परंपरा चली आई है। तो वो हमारा भी बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे और साथ-साथ वो भी हमारे न होने पर इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, जो मैनकाइंड की सर्विस के लिए, सोसाइटी की सर्विस के लिए एक बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन बन सकता है। तो मैंने ये बात आपके सामने रखी है, बाकी तो डिटेल में आप इसमें और माइनस प्लस करके, क्योंकि ये पीएमआई हमारा सबसे पहला बेसिक टूल है। अब मैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम सभी लोग, क्योंकि अभी तक हम थ्योरेटिकल थिंकिंग स्किल को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और बहुत एंथुसियास्टिक थे, लेकिन वो चीज आज से हमने शुरू की है और अभी ये लगातार 3 दिन तक रहेगी। तो हम 1 बाय 1, तो इसमें जो पीएमआई की जो इस टूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि कोई भी टूल्स अगर वैल्यूएबल नहीं है, उसके कोई उसके कोई सिद्धांत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो वो ज्यादा कारगर नहीं होता, ज्यादा टिकता नहीं है। तो पीएमआई टूल जो है उसका पहला प्रिंसिपल तो यही है कि द पीएमआई इज इम्पोर्टेंट because without it you may reject a valuable idea that seems bad at first sight। मतलब इसके बगैर अगर पीएमआई हम नहीं कर रहे हैं, ये पीएमआई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको हमने नहीं किया, इसे हम नहीं जानते हैं, इस टूल का इस्तेमाल करना हम नहीं जानते हैं, या ये टूल हमारे पास नहीं है, तो हम बहुत ही वैल्यूएबल आइडिया को, जैसे शुरू में हम बहुत मतलब फर्स्ट स्टेज पर फर्स्ट साइट हम जो है बहुत बैड दिखाई देता है, लेकिन है बहुत वैल्यूएबल, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं अगर पीएमआई टूल हमारे पास नहीं है, उसका हम पीएमआई टूल के बारे में नहीं जानते हैं, पीएमआई टूल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये मतलब इसका बड़ा लॉस हम लोगों को, वैल्यूएबल जो आइडियाज हैं तो उनको भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, विदाउट ए पीएमआई you are very unlikely to see the disadvantages of an idea that you like very much। यानी दूसरा ये है कि विदाउट ए पीएमआई, इस टूल के बगैर, पीएमआई टूल के कंसिडरेशन के बगैर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमको बहुत, जिसे हम पसंद करते हैं, ऐसे किसी आइडिया की जो नफा नुकसान है, तो अगर हमें उसके डिसएडवांटेज के बारे में हम अगर अनलाइकली हैं, आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो
ये विदाउट पीएमआई टूल के हम उसको मतलब उसको उसका वो नहीं ले सकते, उसका एडवांटेज नहीं ले सकते, दैट यू लाइक वेरी मच, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। तीसरा इसमें सिद्धांत और है एक, कि द पीएमआई कैन शो दैट आइडियाज are not just good or bad, but can also be interesting if they lead to other ideas. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, कि ये पीएमआई ही हमें ये बात बता सकता है कि ये पीएमआई अगर टूल हमारे पास है, अगर हम इसे इस्तेमाल करना जानते हैं, तो हमसे हमें ये दैट आइडिया आर नॉट जस्ट और जस्ट गुड और बैड, but and also be interesting if they lead to other ideas. यानी वो मतलब न अच्छा है न बुरा है, ये पीएमआई से हमें पता चल गया, बट कैन आल्सो बी इंटरेस्टिंग, अगर उसके कारण हमें कोई और नया आइडिया का मार्ग प्रशस्त होता है, किसी और विचार की तरफ हमें मार्ग मिल जाता है, तो वो भी हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग मतलब आइडिया बन सकता है। ये पीएमआई जो हमारा टूल है, इसके इस्तेमाल से ही हम ये कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, अब ये चौथा है, इसमें एक और इसका प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि विदाउट ए पीएमआई most judgments are based not on the value of the idea itself, but on your emotions at that time. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पीएमआई टूल को हम नहीं जानते, पीएमआई टूल का हम प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हमारा ये हो सकता है कि जो मोस्ट जजमेंट्स आर बेस्ड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ द आइडिया itself but on your emotions। जो बहुत से निर्णय हम जो भावनाओं में लेकर के, भावनाओं में भावनाओं के आधार पर, भावनाओं के वशीभूत होकर के करते हैं, तो वो जो है मतलब हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल आइडिया हमारा मतलब कंसीडर नहीं हो सकता, अगर हम पीएमआई को इस्तेमाल करना नहीं जानते, पीएमआई टूल को करना नहीं जानते, if we are not able to do PMI। तो इसलिए PMI प्लस माइनस इंटरेस्टिंग टूल जो है ऑफ द थिंकिंग स्किल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कभी कभी हम भावनाओं में आकर के बहुत ही महत्वपूर्ण आइडिया को भी मतलब उसके जजमेंट को हम डिनाई कर देते हैं, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज रहता है। और एक और इसमें मैं इसका प्रिंसिपल बताते हुए कि विद द पीएमआई यू डिसाइड वेदर और नॉट यू लाइक द आइडिया आफ्टर यू हैव एक्सप्लोर्ड इट इंस्टेड ऑफ बिफोर with a PMI you decide whether or not you like the idea uh, uh, the idea after you have explored इट इंस्टेड ऑफ बिफोर। यानी जो हमारा जो ये जो पीएमआई का टूल है, जो वेदर और नॉट यू लाइक, चाहे उसे ऐसा कोई आइडिया जो हमने पहले मतलब नहीं किया और बाद में हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो चाहे हम उसे लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी उसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये मतलब पीएमआई टूल से ही हम उसे उसका सही डिसीजन ले सकते हैं। तो ये इस तरह से इसके जो प्रिंसिपल हैं, ये भी मतलब हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएमआई टूल खाली वैसे ही टूल नहीं है, बल्कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, तो वो भी इसके साथ हमारे लिए उपयोगी हैं। और ये इसकी पीएमआई टूल की मैंने डेफिनेशन आपके सामने रखी, प्रिंसिपल्स रखे, और उनके सिद्धांत भी रखे कि ये सिद्धांत भी समझना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में है ये जो हमारे जो जो दूसरा टूल है,
CAF का। तो CAF के टूल के बारे में मैं आपके सामने ये चर्चा करना चाहूंगा कि CAF टूल जो है, इसका CAF का फुल फॉर्म कंसीडर ऑल फैक्टर्स, कंसीडर ऑल फैक्टर्स। तो ये कंसीडर ऑल फैक्टर्स क्या है? ये है लुकिंग एज वाइडली एज पॉसिबल, looking as widely as possible at all the factors involved in a situation। यानी किसी परिस्थिति में जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, सभी को हमें एज वाइडली एज पॉसिबल हमको देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ओनली द इमीडिएट वंस। ये नहीं कि कोई मतलब जो हमारे सामने बस उसी पर अपना वो करके कंसीडर करके वो किनारे हो जाए। ये CAF टूल जो है, ये कहता है कि लुकिंग एज पॉसिबल एज वाइडली एज पॉसिबल, मतलब इसे पूरे विस्तार के साथ हमको ऑल दी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन, जो किसी भी स्थिति में जो उसमें हमारे सामने है उनको, इंस्टेड ऑफ ओनली इमीडिएट वंस। दूसरा वो कहते हैं कि CAF इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग to considered all factors in a situation। CAF is a crystallization of the process of trying to considered all factors in a situation। यानी ये मतलब जो एक क्रिस्टलाइजेशन है इसका जो ऑल ये जो CAF है, कि अभी तक हम मान तो लेते हैं कि नहीं मैंने, लेकिन इसको जब टूल को आप जो समझेंगे, हम जब टूल का पूरा इस्तेमाल करना जानेंगे और इसे डेलिबरेटली करने लगेंगे, तो फिर ये बात हमारे समझ में आएगी कि हम इसका पूरा क्रिस्टलाइजेशन करना ही प्रोसेस का CAF है। यानी इसका जब तक क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा तो समझ लो कि CAF टूल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि दिस थिंकिंग इज एसेंशियली related to action। This thinking is essentially related to action, decision, judgment and coming to a conclusion। यानी ये जो कंसीडर और फैक्टर्स का जो टूल है, तो किसी कार्य को प्रारंभ करते वक्त, कोई निर्णय लेते वक्त, कोई जजमेंट करते वक्त, या किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ये कंसीडर ऑल फैक्टर्स का जो टूल है, CAF टूल है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जो है, अगर हम ये इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते या इसका इस्तेमाल जरूरी नहीं समझते, तो निश्चित मानो कि ये जो हमारे एक्शंस हैं, डिसीजन है, जजमेंट है और जो हमारे कंक्लूजन है, ये निश्चित ही डिफेक्टिव साबित होंगे। ये उतने दक्षता नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा कि कारीगर या शिल्पकार अगर उसके टूल्स जो है उसके पास है नहीं, या उसके टूल्स जो है शार्पन नहीं है, या वो इस टूल्स का उपयोग करना नहीं जान सीखा है, तो वो अपनी काबिलियत का, अपनी अपनी कौशल का प्रदर्शन ठीक से नहीं कर सकता। वैसे ही ये CAF जो है, यहाँ अगर हम ये इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो ये चीजें एक्शन लेते वक्त, डिसीजन लेते वक्त, जजमेंट करते वक्त और एट द टाइम ऑफ कमिंग टू द कंक्लूजन, ये निश्चित तौर पर हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो इसलिए हमें CAF टूल का बहुत ही, अब ये CAF टूल जो है, ये व्यक्ति विशेष को भी अफेक्ट करता है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग वन सेल्फ, द फैक्टर्स अफेक्टिंग अदर पीपल। यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को अफेक्ट, और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं सिचुएशन में जो सोसाइटी इन जनरल, पूरी समाज को मतलब अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये CAF न केवल व्यक्ति विशेष के लिए, बल्कि मतलब हमारे अन्य जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके साथ भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और सोसाइटी एज ए होल, सोसाइटी इन जनरल
तो ये फैक्टर्स वहां भी प्रभावी होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए हमें CAF को बहुत ही कारगर टूल मान करके इसका हमें उपयोग करना चाहिए अपने एक्शंस लेते वक्त, अपने डिसीजंस लेते वक्त, अपने जजमेंट लेते वक्त और किसी कंक्लूजन पर पहुंचते समय। और इसमें इसकी डेफिनेशन में ये डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो बोलते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स, सो इन द टीचिंग सिचुएशन consideration can be limited to 10 most important factors or more than 10। यानी वो कहते हैं कि ये मतलब ऑल फैक्टर्स को कंसीडर कर पाना किसी सिचुएशन के टीचिंग के समय मुश्किल होता है कंसीडर कर पाना, लेकिन कम से कम हमें 10 या उससे ज्यादा फैक्टर्स को, सबको न कर सके तो 10 इंपॉर्टेंट या मोर देन 10, इतना मतलब हमें लिस्टेड जरूर कर लेना चाहिए जहां ये बात कंसीडरेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स की आती है, CAF टूल्स की आती है। ये बात उन्होंने हमारे हमको चौकन्ना किया है कि ज्यादा नहीं कर सकते, सभी को नहीं कर सकते, तो कम से कम एटलीस्ट 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और मोर। और वो आगे कहते हैं कि इन डूइंग ए CAF participants try to ensure that all important factors are listed in looking at each other's thinking. They try to spot which factors have been neglected. They try to spot which factors have been neglected. वो कहते हैं कि in doing a CAF participant try to ensure all factors or important factors are listed in looking at each other's thinking। यानी जो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन वो कोशिश करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सभी जो एक दूसरे के जो मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे वो उनको उनके संज्ञान ले लिया गया है। दे ट्राई टू स्पॉट विच फैक्टर्स हैव बीन नेग्लेक्टेड, और वो इसका कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से फैक्टर्स छोड़ दिए गए हैं, कौन से फैक्टर्स छोड़ दिए गए हैं विच हैव बीन नेग्लेक्टेड, ये इस पर जो है वो ट्राई करते हैं। सो CAF may be applied to one's own thinking as well as to the thinking of others। इसलिए ये जो CAF टूल है ऑफ द थिंकिंग स्किल, इसको अप्लाई करना चाहिए, मे बी अप्लाइड टू वंस ओन थिंकिंग, किसी व्यक्ति की अपनी थिंकिंग के लिए और दूसरों की भी थिंकिंग के लिए, दूसरों के विचारों में मतलब क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और अपने खुद के थिंकिंग में, खुद की विचार सोच विचार में कौन से फैक्टर्स हैं, इसको मे बी अप्लाइड। ये CAF दोनों के लिए ये टूल इस्तेमाल हो सकता है। और इसलिए कहा है कि व्हाट फैक्टर्स हैव आई लेफ्ट आउट हियर, मतलब एक आदमी ये सोचता है कि भाई मेरे से क्या मतलब कौन सा फैक्टर छूट गया है, आई लेफ्ट हियर, मुझसे कौन सा फैक्टर छूट गया है। जो CAF को प्रयोग करना जानता है, जो CAF टूल का प्रयोग जानता है, जो इसे वो करना सीख जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो हर वक्त अलर्ट रहेगा कि व्हाट फैक्टर्स हैव आई लेफ्ट आउट हियर, यहाँ मैंने जो मतलब कौन से कोई मेरे से कौन सा फैक्टर छूट गया। मतलब हर वक्त जो है बहुत ही मतलब दक्ष व्यक्ति वो बन करके उभरेगा अगर वो इस CAF फैक्टर का CAF टूल का इस्तेमाल करना जानता है। अब इसके जो प्रिंसिपल हैं, तो मैं प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा और अपने बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि doing CAF is useful before मतलब कब, यानी कोई कार्य का प्रारंभ करते समय
सीएएफ बहुत जरूरी है, बहुत यूजफुल है, बहुत कारगर है, और किसी विषय पर नीति बनाते समय भी बहुत कारगर है। सीएएफ, कोई नीति हम निर्धारण कर रहे हैं तो सीएएफ जरूर करना चाहिए टूल का इस्तेमाल। कोई निर्णय ले रहे हैं तो जरूर करना चाहिए। कोई न्याय, जैसे न्यायाधीश अक्सर जो है जब निर्णय वो अपना न्याय न्याय इम्पार्ट करते हैं, न्याय मतलब निर्णय देते हैं, तो वो लोग वो जरूर मतलब इस चीज को सारी चीज करने के बाद भी वो देखते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीजें छूट तो नहीं गई हैं। तो ये सीएएफ जो है न्यायाधीशों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो जो थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस रखता है, तो उसको जो है किसी भी विषय पर नीति बनाते समय, कार्य प्रारंभ करते समय, निर्णय लेते समय ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। ये उसे हमें करना चाहिए, यानी चूजिंग, डिसाइडिंग और प्लानिंग। मतलब इस मौके पर चूजिंग, डिसाइडिंग और प्लानिंग। दूसरा इसमें प्रिंसिपल है, इट इज बेटर टू कंसीडर ऑल फैक्टर्स फर्स्ट। इट इज बेटर टू कंसीडर ऑल फैक्टर्स फर्स्ट एंड देन पिक आउट द वंस दैट मैटर मोस्ट, दैट मैटर मोस्ट। यानी ये पहले उस पर स्टेज पर अच्छी बात तो यही है कि हमको सभी फैक्टर्स को कंसीडर कर लेना चाहिए। एंड देन पिक आउट द वंस दैट मैटर मोस्ट। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई इसमें से छांट सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट ज्यादा हमारे लिए किसको हमें एक्सेप्ट करना है। तीसरा इसमें प्रिंसिपल है, यू मे हैव टू आस्क समवन एल्स टू टेल यू वेदर यू लेफ्ट आउट सम important factors। यानी यू मे हैव टू आस्क समवन एल्स टू टेल यू, यानी आप अपने इस सीएएफ को करते वक्त दूसरों से भी आप निवेदन कर सकते हो कि भाई कोई चीज मेरे से छूट गई है, कोई महत्वपूर्ण फैक्टर छूट गया है, तो मतलब वो आपको बताए आपको। तो इसमें कोई सिद्धांत है, इसमें हमें वो नहीं मानना चाहिए कि भाई हम पूछेंगे तो हमारी छोटी बात हो जाएगी, हमें हमें कम को कंसीडर किया, कमतर समझा जाएगा। तो ये सिद्धांत में नहीं है। सिद्धांत में तो ये है कि हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई मेरे से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर छूट गया है। इसका एक और प्रिंसिपल है, यू हैव इफ यू हैव लेफ्ट आउट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, your answer may seem right, but till later turn out to be wrong. If you have left out an important factor, your answer may seem right. यानी कोई important factor आपने आपसे छूट गया है, तो कोई कहे तो आपका उस वक्त आपको लग सकता है कि भाई आपने कोई जवाब दिया कि ये सही है मेरा जवाब, लेकिन बट टिल लेटर टर्न आउट टू बी रॉन्ग। मतलब जब तक वो जो बाद में गलत साबित न हो जाए, तो इसके लिए सीएएफ बहुत जरूरी है कि हमें दूसरों से भी इसके बारे में चर्चा करते रहना चाहिए। और लास्ट इसका प्रिंसिपल एक ये भी है कि इफ यू डू ए सीएएफ ऑन समवन एल्स थिंकिंग, you may be able to tell the person what has been left out। if you do a CF on someone else thinking, यानी किसी दूसरे की सोच विचार के ऊपर भी अगर आप CF कर रहे हो, तो you may be able to tell that person what has been left out। अगर आप दूसरे के किसी के बारे में भी चाहें तो CF कर सकते हो और उसे बता सकते हो कि भाई आपसे ये चीज छूट गई है, इसे आपको और कंसीडर कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए था। तो ये मतलब इसके प्रिंसिपल हैं, ये सिद्धांत हैं जो हमने टूल्स के साथ सिद्धांत जो एडवर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो जो उन्होंने इसको स्थापित किया है, तो उनको भी समझना जरूरी था। तो मैंने आपके सामने इसकी भी कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, डू ए सी एफ ऑन दैट आइडिया।
यानी एक तो यही है कि जैसे इफ एक हस्बैंड एंड वाइफ, a husband and wife go to buy a used car for their family. A husband and wife go to buy a used car for their family. अब do a CF, इसमें हमको CF करना है, कंसीडर और फैक्टर करना है। मतलब पति पत्नी एक यूज्ड अप कार को, मतलब पुरानी कार को खरीदने के लिए जाते हैं, तो इसमें क्या फैक्टर कंसीडर करनी चाहिए, क्या-क्या फैक्टर हैं? कम से कम 10 फैक्टर्स तो मतलब हमको तलाशने ही चाहिए। उनमें से फिर कुछ बैड होंगे, कुछ गुड होंगे, कुछ बैड होंगे, कुछ माइनस, कुछ प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे, और फिर जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, तो उसको कंसीडर किया जाता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि समय की बचत हो जाएगी। हम लोग इस पर सोच सकते हैं कि अगर कोई पुरानी कार फैमिली के लिए खरीदने चाहते हैं, तो अच्छा प्लस पॉइंट तो ये है कि वो सस्ती मिल जाएगी। प्लस पॉइंट इसमें ये है कि वो कम कीमत में मिल जाएगी, और अ, किसी परिचित आदमी से मिली तो हो सकता है कुछ और भी उसमें हमको लाभ मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी से आती है तो उसमें तो किसी के सोर्स सिफारिश का काम चलता नहीं है, और कुछ बार्गेनिंग भी हो जाती है पुरानी गाड़ियों में। और अगर मान लीजिए परिचित आदमी हुआ तो आपको मतलब बाद में भी पैसे ले लेगा, उधार में भी दे देगा, या छोटी-मोटी किस्त बना देगा, जो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होंगी। ये बहुत सारे इसमें प्लस एस्पेक्ट हैं। लेकिन माइनस एस्पेक्ट ये है कि अगर हम ज़्यादा नहीं जानते हैं और हमने कोई पुरानी गाड़ी मतलब लेने की प्लान कर लिया, तो पता चला कि वो तो गाड़ी गाड़ी एक्सीडेंट की थी। उसका इंजन-विंजन तो सब जो है बेकार हो चुका था। उसने खाली उसको डेंट-पेंट करके और हमको अ अ मतलब हैंडओवर कर दिया, और पता चला कि वो तो मतलब कुछ भी आने के बाद किसी काम की नहीं रही, वो चली ही नहीं, बल्कि उसकी रोज मतलब रिपेयरिंग में इतना पैसा चला गया कि वो नई गाड़ी से भी ज़्यादा महँगी पड़ गई। तो ये मतलब इसके माइनस पॉइंट भी हैं, और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि अगर कोई आपको ज़रूरतमंद आदमी था, उसने गाड़ी चलाई भी नहीं थी, या जो जिसके लिए खरीदी थी वो दुनिया में रहा नहीं, तो लोग सोचते हैं कि भई अब इसको गाड़ी को घर खड़ी रखने से क्या फ़ायदा? तो उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आपका उसमें अच्छी जानकारी है, हर हर फैक्टर को आपने कंसीडर कर लिया है, तो उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। ऐसे ही एक दूसरा इसमें एग्ज़ाम्पल ये भी है, डू ए फुल केएफ सीए डू ए फुल सीएफ काफ ऑन द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन चूजिंग ए करियर। जैसे कोई अपना करियर बनाने के लिए हम सीएफ का कैसे यूज करते हैं? डू ए फुल सीएफ ऑन द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ए चूजिंग कैरियर। यानी कैरियर के लिए बनाने के लिए आदमी सोचता है कि भाई मुझे क्या कैरियर मेरे लिए ठीक रहेगा? क्या मुझे बिज़नेस करना चाहिए, या मुझे कोई इंजीनियर बनना चाहिए, या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, या मुझे आईएएस, आईपीएस बनना चाहिए, या फिर मुझे जुडिशरी में जाना चाहिए। तो जुडिशरी में जाने के लिए जैसे अभी ये एडवोकेट प्रियंका है, तो एडवोकेट प्रियंका के लिए मैं समझता हूँ कि एक आईएएस से अच्छा एक जस्टिस बनना बहुत लाभदायक रहेगा। क्योंकि हालाँकि इसमें ये भी है कि भई दूसरे से भी आप सीएफ करा सकते हो अपने बारे में, कि मतलब इसमें जो जज होता है, तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा किसी तरह का प्रेशर नहीं होता। आजकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का तो बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि सरकारी जो
हॉस्पिटल्स हैं, तो प्रेजेंट गवर्नेंस उनको बिल्कुल डन अवे कर रही है। एक तरीके से लोग बाइंड अप कर दिया है उस हेल्थ सिस्टम को और एजुकेशन सिस्टम को। तो ये बहुत सारी बातें हमें सीएफ करियर बनाते वक्त हम कर सकते हैं, जो चूजिंग ए करियर इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर्स। ऐसे तीसरा एक और एग्जांपल है, इसमें हम ये ले सकते हैं, इफ यू वर इंटरव्यूइंग समवन टू बी ए टीचर, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर? अगर आप एक पैनल में इंटरव्यू ले रहे हैं किसी टीचर को सेलेक्ट करने के लिए, तो व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर? तो ये भी सीएफ का ही एक सीएफ टूल का ही इसमें पूरा पूरा यूज होना है, पूरा पूरा इसमें उसके बगैर तो ये जो इंटरव्यू में जो हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें कंसीडर करना है, तो वो सीएएफ जो बढ़िया तरीके से जो सीएएफ टूल को समझते हैं, जो सीएएफ टूल्स को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये टूल्स जितने भी हैं, ये मतलब खाली रखने के लिए नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अगर रखे रहोगे तो फिर तो रखे हुए टूल्स जंग खा जाते हैं। रखे हुए टूल्स का कोई फायदा नहीं। ये खाली जो है इनको जब हम डे बाय डे टू डे लाइफ में अगर इनको हम इस्तेमाल करेंगे, इनको यूज करेंगे, इनको इनके ऊपर अमल करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही दक्ष नागरिक बनाने में हमारे लिए कारगर होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये टूल्स जो हैं, 2 ही टूल्स हैं, अभी और टूल्स और चर्चा करेंगे। तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए ये कहते हुए कि जो महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का जो स्लोगन है या उनका जो नरेटिव है, वो कहते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ शिक्षा में, काम-काज में सोचना नहीं सिखाया जाता है, थिंकिंग नहीं सिखाई जाती है। थिंकिंग टूल्स को बिल्कुल नहीं बताया जाता है, बल्कि अनुकरण और अनुसरण करने को बाध्य किया जाता है। यही रोग का मूल है, यही इस बीमारी का मूल है, क्योंकि सोच विचार करने में दक्ष नागरिक ही प्रगति का रास्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं। आज जो हमारे यहाँ जो आज हमको लगता है कि एक बहुत बड़ी आबादी अनथिंकिंग पॉपुलेशन, अनथिंकिंग सोसाइटी बन के रह गई है। तो इसके पीछे यही वजह है कि हम अभी तो ये जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर जब ये प्रभाव में आएगी, तब तो और भी ज्यादा खतरनाक खेल खेला जाने वाला है। उस खेल में तो ये बताया जाएगा कि हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर पहले पहले बन गया था। हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर पहले बन गया था और स्कूटर बाद में बना। साइकिल इंग्लैंड से आई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर पहले बन गया था, जहाज पहले बना लिए थे हमने। ऐसी ऐसी चीजें हमको लोकल लैंग्वेजेज में पढ़ाई जाएंगी सरकारी स्कूलों के माध्यम से। तो ये जो इस हमारे जो रोग का मूल है, इसको मैं आदरणीय श्रीमंत पी.आर. अम्बेडकर साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए ये रास्ता ढूंढ करके भारतवासियों के लिए तैयार किया, जिसको आज हम और आप चर्चा करने की सिचुएशन में हैं। नहीं तो आज से 1 साल पहले मैं तो इसको जानता भी नहीं था कि थिंकिंग स्किल भी कोई चीज होती है और उस थिंकिंग स्किल के टूल्स भी होते हैं। तो इसलिए मैं यही अपनी बात को समाप्त करते हुए और इस स्लोगन के साथ कि समझाने वाले को पहले समझना चाहिए और समझाने के बाद समझाने का काम अवश्य करना चाहिए, ताकि हम अपने महापुरुषों के जो छोड़ा हुआ काम है, जिसको वो हमारे ऊपर सौंप करके गए हैं, तो हमें वो पूरा करना है। तो अगर पूरा करना है तो सोच समझदार बन करके
और अच्छे टूल्स से लैस हो करके, अच्छे उपकरणों से लैस हो करके, अगर उपकरण हमारे बोथर हो गए हैं, ब्लंट हो गए हैं, तो उनको शार्पन करके हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। मैं सभी का पुनः महानायक काशीराम जी की 87वीं जयंती के इस अवसर पर पुनः बधाइयाँ देते हुए, मुबारकबाद देते हुए और सभी का अभिवादन करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू प्रियंका रखैया जी।